बड़ी बातें अब तक की क्या उभर कर आ रही हैं, सुमेरा? जी हाँ, बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं अभिसार। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तो हमला किया ही है, कहा गया है कि साजिश उनके खिलाफ की गई, लेकिन बड़ी बातें क्या हैं आइए उन पर एक नजर डालते हैं। इन विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए उसके बाद अच्छी खबर क्या है, बीजेपी के अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन हैं उनके लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बुरे दिन। असम में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, यहां पर बीजेपी दस्तक दे रही है। तमिलनाडु में जयललिता की वापसी हो रही है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जबरदस्त वापसी हो रही है। दक्षिण भारत में भी बीजेपी का खाता खुला है, वहां पर भी बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हुई है। दक्षिण भारत के लिए में बीजेपी के लिए अहम खबर, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का खाता खुल गया है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल दोनों जगह पर बीजेपी का खाता खुला है, लेकिन कांग्रेस के हाथ से असम की सरकार भी चली गई है और केरल में भी वो सत्ता से बाहर हो गए। पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन फेल हो गया है, तो गठबंधन भी फेल हुआ है, जहां उनकी सरकार थी वहां पर भी वापसी नहीं कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बुरी खबर। प्रधानमंत्री ने लेकिन जो जीत हासिल की है ममता बनर्जी और जयललिता ने, उसके बाद उन्हें बधाई दी है। जनता के फैसले का सम्मान करते हैं, ये राहुल गांधी ने कहा है कि जनता ने जो फैसला किया उसका हम सम्मान करते हैं। पश्चिम बंगाल में जनता की जीत हुई है, ये कहा है ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा कि जो कैंपेन उनके खिलाफ चलाया गया उसके बावजूद ये जनता की जीत है, जिस तरह की जीत उन्हें हासिल हुई। लेकिन देखिए ममता बनर्जी ने किस तरह से इस जीत को हासिल किया है, किस तरह का व्यक्तित्व है ममता बनर्जी का। किसी की नजर में वो तुनक मिजाज है, कोई उन्हें बंगाल की सियासी मजबूरी बताता है, कुछ उन्हें बहुत ही डरी हुई महिला बताते हैं, जिन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ साजिश रच रही है। उनके विरोधी उन्हें कठोर और मनमानी चलाने वाली महिला बताते हैं। बंगाल का नुकसान हो तो हो, बंगाल बर्बाद हो जाए तो हो जाए, बंगाल के नौजवानों का भविष्य तबाह हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं मुख्यमंत्री ऐसी अपने आप को मानती हूं कि मैं प्रधानमंत्री की मीटिंग में भी नहीं जाऊं। उनके चाहने वाले उन्हें मोम की तरह पिघलने वाली दीदी कहकर प्यार करते हैं, जो हर तकलीफ में लोगों का साथ देती है। दुनिया उन्हें एक अबूझ सियासी पहेली समझती है, लेकिन आज भी वो पश्चिम बंगाल में खुले किताब की तरह पढ़ी जाने वाली सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ममता ने 2011 के विधानसभा चुनाव में करीब 35 साल की वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका था। इसकी बड़ी वजह उनकी लोकप्रियता थी। अपनी इस छवि को बरकरार रखने के लिए ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के रूप में दिमाग से ज्यादा दिल का सहारा लिया। हमें जो विरासत में चीजें मिली हैं उनको हमें झेलना है, तो पब्लिक को ये फील कराना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और इसके बावजूद जो विकास के कार्य दिख रहे हैं पूरे राज्य में, आप कलकत्ता में अगर घूम के देखें तो जो सड़कों के काम हुए हैं, जो ड्रेनेज के काम हुए हैं, जो सफाई के काम हुए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पब्लिक ने बिल्कुल इस चीज़ को महसूस किया। अपने 5 साल के कार्यकाल में ममता ने कई लोकप्रिय योजनाएं शुरू की। तृणमूल कांग्रेस की सरकार में गरीबों को सस्ती दर पर अनाज देने की योजना शुरू हुई। इसी साल जनवरी में ममता ने खाद्य साथी नामक योजना शुरू की, जिसके तहत 8 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो की दर पर अनाज मिल रहा है। छात्रों को स्कॉलरशिप, साइकिल, स्कूल ड्रेस और जूते बांटे गए। बेरोजगारों को आसान शर्तों पर कर्ज भी मुहैया कराए गए। ममता सरकार की कन्याश्री योजना को यूनिसेफ ने भी सराहा है। बंगाल के 3-4 जिले माओवाद प्रभावित थे। जब ममता जी सत्ता में आई हैं, उन इलाकों में जो विकास के कार्य हुए, युवकों को काम मिला, खेती मिला, ये सारी चीज़ें जो जिस तरह के उनके विकास के कार्य में उनको डाइवर्ट किया गया,
जिसकी वजह से माओवादी समस्या बिल्कुल खत्म हो गई बंगाल की। ममता विकास की नैया पर सवार होकर चुनाव की बैतरनी पार करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ममता सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के घेरना चाहती थी। कांग्रेस और वाम मोर्चा गठबंधन ने शारदा घोटाले और नार्द स्टिंग ऑपरेशन के रूप में भ्रष्टाचार को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया। विपक्ष ने जनता को यह समझाने की कोशिश की कि किस तरह ममता सरकार के समय शारदा घोटाले में लाखों निवेशकों के रुपए डूब गए थे, जबकि नारद स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी के कुछ नेताओं को घूस लेते हुए दिखाया गया। विपक्ष की तमाम कोशिशों के बाद भी ममता का वोट बैंक अटूट रहा। ममता बनर्जी की पहचान अलग अलग लोगों के बीच अलग अलग तरह से है। बंगाल के गांवों में आप जाइए, वहाँ की जनता आज भी इस चीज़ पर विश्वास नहीं कर पाती है कि ममता बनर्जी जो है वो गलत हो सकती है। ममता बनर्जी ने जो एक अपना इमेज तैयार रखा है शुरू से लेकर अब तक, ये लोग मानते हैं कि इस सरकार में, पिछली सरकार में जो गलतियां हुई हैं, और वो आशा भी करते हैं कि ममता जी के हो सकता है ये इनकी नज़रअंदाजी की वजह से ऐसी हुई हो और उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए ताकि वो इसको सुधार सके। तो हम समझते हैं कि ये कामयाबी इसके लिए भी है क्योंकि उनके प्रति जो जनता का विश्वास है वो कायम है। जनाधार वाली नेता, गरीबों की मसीहा, दयालु पर तीखा तेवर रखने वाली नेता, दबंग और तानाशाह, ईमानदार लेकिन भ्रष्टाचार की अनदेखी करने वाली शासक, ऐसे कई सवाल हैं जो ममता बनर्जी के पहचान से जुड़े हुए हैं। लेकिन ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर की कामयाबी पर किसी को कोई शक नहीं। कोलकाता के कालीघाट के हरीश चटर्जी स्ट्रीट, महानगर का बेहद निम्न मध्यम वर्गीय इलाका। कोलकाता के इसी घर में ममता बनर्जी की परवरिश उनके 6 भाइयों और एक बहन के साथ एक बेहद मामूली घर में हुई। ममता बनर्जी भले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन आज भी उनका घर उतना ही बड़ा है जितना बचपन में हुआ करता था। मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता आज भी अपने छोटे से पुश्तैनी मकान में रहती हैं। ममता अपने कॉलेज की पढ़ाई के दिनों में ही राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गई थी। उनकी जिंदगी में असली सियासी मोड़ 1984 में आया, जब उन्होंने सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ जाधवपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। सबको लग रहा था कि ममता सोमनाथ के सामने टिक नहीं पाएंगी, लेकिन ममता ने सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया और इसी के साथ वो कांग्रेस हाईकमान और राजीव गांधी की नजरों में काफी ऊपर चढ़ गईं। आप देखें वाम मोर्चा के 34 वर्षों के शासनकाल, उस समय हम लोगों ने, चूंकि हम एक रिपोर्टर के रूप में जब काम कर रहे थे, तो उस समय ये मानना जाता था कि वाम मोर्चा को यहाँ से हटाना बिल्कुल मुश्किल है, और मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन कह सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में पार्टी को खड़ा करना और बड़े बड़े नेताओं को जो है धराशायी करना, खासकर उन्होंने अपने चुनाव में जिस तरह सोमनाथ चटर्जी को हराया, या फिर आप देखें कि विधानसभा चुनाव में यहाँ के मुख्यमंत्री तक हार गए बुद्धदेव भट्टाचार्य, तो ये कहीं न कहीं संकेत ये था कि राज्य की जनता जो है पूरी तरह से परिवर्तन के लिए तैयार है और नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में जो है ममता बनर्जी के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ममता 1991 में नरसिंह राव के मंत्रिमंडल में खेल मंत्री बनी। ममता बनर्जी उग्र स्वभाव की मानी जाती हैं और इसका एहसास उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव को भी हुआ। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में रैली हो रही थी। ममता ने रैली में भाषण देते हुए ही अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अपनी ही केंद्र सरकार पर आरोप लगा दिया कि उनकी सरकार उनके खेल मंत्रालय के साथ खेल कर रही है और वो इस्तीफा दे रही हैं। उनकी अपनी सरकार कांग्रेस पसोपेश में आ गई। 1996 का साल था। ममता बनर्जी ने एक बार फिर धमाका किया। उन्होंने ये कहकर उस समय की अपनी पार्टी कांग्रेस पर हमला कर दिया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सीपीएम की कठपुतली है। ममता की अस्थिर और तुरक मिजाज वाली छवि सीपीएम से लड़ने में कारगर साबित होने लगी थी। ममता कांग्रेस में थी और कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा था,
इसकी वजह थी कांग्रेस और सीपीएम की नजदीकियां, यानी जो वाम मोर्चा के साथ होगा वो ममता का दुश्मन होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की छवि एक ऐसी नेता की बनने लगी जो अपने दम पर वामपंथियों से मुकाबला करने की काबिलियत रखती हो। इसके अलावा एक और छवि बनने लगी, अक्खड़, आक्रामक और जिद्दी। ममता बनर्जी समझ चुकी थी कि वो कांग्रेस के साथ रहकर बंगाल में दशकों से चली आ रही वाम मोर्चा सरकार का मुकाबला नहीं कर सकती हैं और इसलिए 1997 में उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, तृणमूल कांग्रेस। उन्होंने 1997 में नई पार्टी बना ली, तृणमूल कांग्रेस। ये यहाँ के कांग्रेस की जो है वो बहुत बड़ी विडंबना रही है, खासकर पिछले 30-35 वर्षों में, कि जब केंद्र में पार्टी सत्ता में रही कांग्रेस तो उन्होंने बंगाल की जो यूनिट है, पूरी यूनिट को कहीं ना कहीं वामपंथियों के सहयोग लेने की वजह से जो है उनका यहाँ के अपने पार्टी के लोगों को समर्थन नहीं दिया विभिन्न मुद्दों पर। यहाँ तक कि ममता बनर्जी एक बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर वो करीब 21 दिनों तक इस धर्मतला में जो है वो भूख हड़ताल पर बैठी। बावजूद इसके पार्टी का कोई बड़ा नेता पूछने तक नहीं आया। ममता अच्छी तरह से जानती थी कि सत्ता से ज्यादा समय की दूरी नेता को जनता से दूर कर देती है। लिहाजा ममता ने वामपंथियों के धुर विरोधी बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का फैसला लिया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और ममता उसमें रेल मंत्री बनी। एनडीए के साथ भी ममता बनर्जी ज्यादा दिनों तक साथ नहीं रही। 2001 में वो वाजपेयी सरकार से अलग हो गईं। अब ममता एक बार फिर कांग्रेस के साथ खड़ी हो गईं। 2004 के लोकसभा चुनाव और 2006 के विधानसभा चुनाव में ममता को भारी हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक पंडितों ने उनकी राजनीतिक श्रद्धांजलि तक लिख दी। ममता बनर्जी अब वामपंथियों से लड़ने के लिए किसी एक अचूक हथियार की तलाश में थी। इसके लिए उन्होंने चुना वही हथियार जिसके बल पर सीपीएम करीब 3 दशकों से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज थी। ममता ने चुना किसान समर्थक और उद्योग विरोधी हथियार। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार थी। सिंगूर में टाटा नैनो कार परियोजना और नंदीग्राम में औद्योगिकरण के लिए किसानों के जमीन का अधिग्रहण हुआ था। किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे। ममता को आंदोलन करने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया। किसानों के समर्थन में ममता सड़कों पर उतर आई। कई महीनों तक हिंसक आंदोलन चला और अंत में वाम मोर्चा की सरकार को झुकना पड़ा। जिस लखटकिया कार का निर्माण टाटा सिंगूर में करना चाहते थे, उन्हें वहां से बोरिया बिस्तर बांधकर भागना पड़ा। नंदीग्राम के पेट्रोकेमिकल हब का भी वही हाल हुआ। ममता इस आंदोलन से बहुत आगे निकल गईं। तृणमूल कांग्रेस शहर की पार्टी मानी जाती थी। सिंगूर और नंदीग्राम ने ममता को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। इसका असर दिखा 2009 के लोकसभा चुनाव में। ममता की तृणमूल कांग्रेस को जबरदस्त कामयाबी मिली। ममता बनर्जी मनमोहन सिंह सरकार में शामिल हुई, लेकिन यह रिश्ता फिर ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष का नारा दिया और 34 साल से चली आ रही कम्युनिस्ट सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंका। दोस्त हो या फिर शत्रु, दोनों ही ममता बनर्जी के सादगी का लोहा मानते हैं। एक साधारण साड़ी में लिपटी ममता बनर्जी या फिर पैरों में हवाई चप्पल पहनी ममता एक साधारण महिला से दिखती है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को यही सादगी उन्हें लुभाती है। घोटाले हुए हैं, क्या ये उनकी हार है, जनता ने उनको नहीं सुना, या आपके जो 5 साल के कामों थे उनकी जीत है? और मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आगे देखिए, एक बात झूठा था, इसी के लिए जनता ने वोट का अंदर इसको साबुत कर दिया। जनता ने जो करप्शन का बात उठाया था ये झूठा है। ये तो चुनाव का टाइम उठाया था, चुनाव में जानबूझकर, और जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया।
जो लोगों ने उठाया था उसको अपोलोजाइज करना चाहिए। मैम, आपकी इमेज जो उद्योग जब से टाटा का प्लांट गया था तो उद्योग विरोधी बनाई थी विपक्ष ने। नहीं, आप अगले 5 साल में क्या आपका फोकस रहने वाला है? देखिए, मैंने पहले बता दिया क्या फोकस रहेगा, लेकिन टाटा को हम लोग पहले ही बोला था 600 एकड़ में आप जो मोटर कारखाना बनाओ, लेकिन वो लोगों ने नहीं बनाया। अभी तो कोर्ट में केस है, कोर्ट ठीक करेगा, लेकिन वो जमीन अभी हमारा पास में है। वो अगर कोर्ट बोलेगा कि आप इलीगल हुआ, बातिल हो गया, हम तो जमीन वर्कर को दे देगा। 400 जो अभी नहीं लिया उसको हम दे देगा 400 एकड़, और टाटा 600 एकड़ में बना सकता है, हमारा कोई एतराज नहीं है। दीदी सौरभ सान्याल हियर। आज तक, यस प्लीज। और लेफ्ट फ्रंट तो पूरा वो घाटाला का ठाकुर दादा है, ग्रैंडफादर है, उसको कुछ बोलना नहीं चाहिए। केरला में पूछिए, सब दे देगा उससे रिप्लाई। देखिए, बात करना बहुत आसानी है, 34 साल जो किया है ना, इसको बात नहीं करना चाहिए। अभी क्यों? पहले तो वो बोला है कि ब्लड बात बनाएगा, उसका जो नेता है, उसका एमपी है, ओपनली बोला, हमारा पार्टी तो नहीं बोला। तो अभी डरने का बात क्या है? वो तो कांग्रेस के साथ में जाके जो दोस्ती बनाया, केरला में कुश्ती, इधर में दोस्ती। ये देखिए, कांग्रेस पूरा एक अलायंस का फ्यूचर नष्ट कर दिया है। ये इलेक्शन में सीपीएम का साथ मिलकर पॉलिटिकली बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। जो ब्लंडर में इसका गलती पॉलिटिक्स के लिए असम में देखो इतना हार हुआ कांग्रेस को, केरला में हार हुआ, और बंगाल में जो सीट था सीपीएम वो मिलजुल के उसको भी कुछ नहीं कर पाया। बहुत दिन से तो एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा है कि हम लोग हारेगा। जीतने का बात छोड़ो, हम तो नेशनल चैनल को कॉन्ग्रेचुलेट करेगा कि आप लोगों ने जो एग्जिट पोल बोला वो पूरी मिल गया। आप लोगों ने सच बात को सामने ले आया, और इधर से आप लोगों को व्हिस्परिंग करके बंगाल का बदनाम किया है कोई लोग, वन सेक्शन ऑफ प्रेस मीडिया। सब नहीं है, लेकिन किया ना, बहुत सारे किया। वो लोगों को जनता का पास तो क्षमा चाहना जरूरी है। अगर हम गलती करते तो हम अपोलोजाइज करते, वो किया है तो उसको करना चाहिए। क्यों झूठा कहेंगे? झूठा कभी परमानेंट नहीं होता है, झूठा टेम्पोररी होता है। इसी के लिए मैं तो राजनीति के लिए एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए। कोई पार्टी आएगा, कोई पार्टी जाएगा, कोई गवर्नमेंट आएगा, कोई गवर्नमेंट जाएगा। एथिक्स, परंपरा रक्षा करना जरूरी है। और कांग्रेस के लिए बीजेपी का साथ हम नहीं मिल सकते, हमारा आइडियोलॉजिकल फर्क है। हमारा इधर में भी 27% मुस्लिम है, आपको उधर में जैसे जामा मस्जिद है, हमारा इधर में भी फुटपुरा शरीफ है, हमारा नकोदा मस्जिद है, हमारा सोलोना मस्जिद है, हमारा टीपू सुल्तान मॉस्क है। कितना है? पाठो चापड़ी से छोड़ के बहुत, जैसे हमारा दक्षिणेश्वर है, बेलूर मठ है, काली मंदिर है। हर धर्म को लेके हम चलते हैं। हम तो आम जनता को छोड़ने नहीं सकता है। हम टूटा फाटा पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। बीजेपी जो करते हैं, हिंदू मुसलमान भाग करते हैं, हम नहीं करते हैं। तो देखा आपने जो बात जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले यहां एबीपी न्यूज के स्टूडियो में हो रही थी, ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं इस बात को खुलकर कहा कि कांग्रेस की सोहबत गलत थी, सीपीएम के साथ जो गई कंपनी गलत थी, और वो उस बात का जिक्र यहां ममता बनर्जी ने किया। तो ममता बनर्जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला। उन्होंने ये इस बात का भी जिक्र किया कि कांग्रेस की खराब कंपनी थी। तो एक तरह से अशोक वानखेड़े, इस बात प्रधानमंत्री पद के लिए मेरा कद छोटा है, ऐसा ममता बनर्जी कह रही हैं, ये बात भी वो कह रही हैं। तो क्या इसके कहने के बाद रूल आउट कर दिया जाए उनको? नहीं, ये तो राजनीति में जो स्टैंड आप लेते हो जरूरी नहीं उस पर रहो।
2019 तक क्या फॉर्मेशन होता है और लेकिन जितना एंटी मोदी के खिलाफ जो फ्रंट है जिसमें बड़े बड़े नेता जितने आएंगे उतने मोदी कंफर्टेबल रहेंगे। रही ममता की बात, तो ममता ने जो आज बहुत बढ़िया जुमला बोला है कि बंगाल में दोस्ती और केरल में कुश्ती, ये वाकई कांग्रेस को बहुत भारी पड़ा। शहजाद, संक्षिप्त में बताएं, सोहबत गलत थी, कंपनी गलत थी, जिसका जिक्र यहां पर ममता बनर्जी ने किया, क्योंकि यही बात नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के दौरान भी ममता बनर्जी ने राहुल गांधी से कही थी। मोदी जी की और ममता जी की सोहबत गलत हो सकती है, ममता जी को उसका ख्याल रखना चाहिए। पहले भी वो एनडीए के साथ जा चुकी है, तो क्या वो सोहबतें जो उनकी जो पार्टनरशिप थी वो गलत थी? उसका जवाब ममता बनर्जी दे और हमें हिदायत ना दे। उनको चुनाव की जीत का मुबारकबाद हम देते हैं, पर अगर वो खुद धर्मनिरपेक्ष हैं तो धर्मनिरपेक्षता का जो साथ है आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में भी निभा। आपको डाउट है? नहीं, वो पार्लियामेंट सेशन में तय होगा कि किसका साथ वो देती है, कौन से विपक्ष का साथ देती है या सत्ता पार्टी। ये कोई बात थोड़ी है, ये कोई बात थोड़ी है। अगर वो सरकार का साथ करप्शन के इशू पर देती है तो आप कहेंगे कि वो धर्मनिरपेक्षता का छोड़ के चली गई है। ये कोई मेजरमेंट। मैं शाजिया, मैं 1 मिनट शहजाद, मैं शाजिया का रुख करना चाहूंगा। शाजिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाजिया, एक जिक्र यहां पर ममता बनर्जी ने किया कि मेरा कद प्रधानमंत्री पद के लिए छोटा है, मगर वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस गलत लोगों की कंपनी में थी। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, अगर आप ममता बनर्जी का इतिहास भी देखें तो जो कुछ उनका साथ रहा था कांग्रेस का, वो बहुत कड़वा रहा है। बहुत ही बिटर तरीके से, बहुत ही ह्यूमिलिएट करके उनको वो गई थी। तो उनकी एक हिस्ट्री भी है कांग्रेस के साथ। और जहां तक बात है यही धर्मनिरपेक्षता की, तो ये पूरा जो राग है बहुत पुराना हो चुका है। जितने भी आप रीजनल दलों को देखेंगे, चाहे वो नीतीश जी भी हों, चाहे आपके उमर अब्दुल्ला हों, या फिर अभी महबूबा हों, या डीएमके या डीएमके को देखेंगे तो बड़े कन्वीनियंटली सब कभी धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं और कभी सांप्रदायिक हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही एक मोटा सा और एक बहुत भद्दा सा एक लकीर ये है, जिसके इस पार कभी हो जाते हैं, कभी उस पार कोई हो जाते हैं। तो इसका कोई वो नहीं औचित्य नहीं रहा। अगर आप आइडियोलॉजिकली भी देखें तो लेफ्ट से ज्यादा लेफ्टिस्ट ममता निकली। तो आइडियोलॉजी की अब बात करना, क्योंकि कोई भी आइडियोलॉजी पर पुख्ता नहीं रहा है, तो कौन कितना कम्युनल है, कौन कितना धर्मनिरपेक्ष है, वो तो मतलब बहुत ही हास्यास्पद सा हो गया है। मेरे पास सीपीआई के अमीक जामई भी यहाँ पर हैं। अमीक, बहुत मेरे को ब्रेक में जाना है। क्या ये साबित नहीं हो रहा है कि मोदी को चुनौती देने वाली जो कांग्रेस है वो बिखरती दिख रही है? राज्यों में, केंद्र में तो थी, अब यहां पर उन्हें चुनौती देने वाले चेहरे भी नहीं है। देखिए, हम थोड़ा अपनी भी बात कहना चाहेंगे। असम को छोड़कर आजकल डिस्कशन खाली असम पे हो रहा है। 4 राज्यों में बीजेपी कहां खड़ी है, मोदी जी कहां खड़े हैं, अमित शाह कहां खड़े हैं, धुआं उड़ गया है इन 4 राज्यों में। वहां पर उनका वजूद था भी नहीं, धुआं तो उनका असम में भी था। 2 साल में आप सारी पार्टियों को उड़ा देने का दावा कर रहे थे। कहां गए अमित शाह, कहां गए मोदी जी? गायब है वहां पे। केरला नंबर 1 का स्टेट इस देश का, हर मामले में हम वापस आए हैं। बंगाल में मुबारकबाद, जीत की मुबारकबाद, जो मैंडेट है। बंगाल में आके आपके तेवर नर्म हो गए।